नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज बात करेंगे हेल्थ मंत्रा में। आज हमारे साथ स्पेशलिस्ट आइज स्पेशलिस्ट जो हैं डॉक्टर हरिशंकर सर्जिकल सेंटर से यहाँ पर डॉक्टर सोनिया दवेले यहाँ पर बैठी हुई हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से चिल्ड्रंस डे नज़दीक आ रहा है और बच्चों में आँखों में काफ़ी सारी कमियां देखने को मिलती हैं, जिस तरीके से बढ़ते दौर के साथ में आज जो युग है वो आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन हो रहा है पूरी तरीके से, और भी तमाम चीज़ें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। मैम, जिस तरीके से बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी आँखों में देखी जा रही है। उनके जो नंबर हैं आँखों के वो बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा चश्मे लग रहे हैं, उसकी क्या वजह है? जैसे कोरोना पैंडेमिक आया है वैसे ही एक मायोपिया पैंडेमिक भी साथ ही साथ चल रहा है। जब कोरोना आया तो एक तो बाहर स्पोर्ट्स कम हो गए और साथ ही साथ डिजिटल पढ़ाई शुरू हुई, जिसके कारण आंखों का चश्मे के नंबर बढ़ गए और जिनमें नहीं थे उनमें चश्मे के नंबर आ गए। तो लगभग 25 से 30% वृद्धि हुई है चश्मों के नंबर में बच्चों में। और इसी कारण आज की तारीख में जब बच्चे आते हैं दिखाने तो उनके चश्मे के नंबर अल्मोनल सभी को लग जाते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि वृद्धि हो रही है बच्चों के चश्मों को लेकर के, अगर जैसे सर्दी भी नज़दीक है और इसमें आंखों में कीचड़ आना ये स्वाभाविक है और बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसको लेकर के क्या बताएंगे? इस समय जब स्मॉग शुरू हो जाता है और पोल्यूशन बढ़ जाता है सर्दियों में और साथ ही साथ सर्दी की ठंडी हवा भी होती है तो बच्चों में भी एलर्जी होती है। जैसे बड़े लोगों को परेशानी होती है उसी तरह बच्चों में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के केस बढ़ जाते हैं। इसमें बच्चा आंखें रगड़ता रहता है, मलता रहता है, बार बार आंखें झपकता रहता है, आंखों में खुजली होती है, आंखों में कीचड़ आता है, सुबह आंख चिपक जाती है। ये सब एलर्जी की निशानी है और इनका बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। इसमें आप सिंपल ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है, कभी कभी हमको ज़रूर टैबलेट्स की या सिरप्स देने की ज़रूरत पड़ती है जब बहुत सिवियर हो, नहीं तो ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट मेडिकल होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी बाहर बच्चे निकलें आप सन ग्लासेस लगाइए। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि बच्चों को सन ग्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है या गर्मियों में ही केवल सन ग्लासेस की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सन ग्लासेस सर्दियों में भी लगाइए और बच्चों को उतनी ही ज़रूरी है जितना बड़े को। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जब बच्चों के खुजली होने लगती है, आंखों में इचिंग होती है, तो अक्सर बच्चे ठंडे पानी डालना शुरू कर देते हैं, उसको इतना ज़्यादा खुजला देते हैं, इचिंग को होती है तो वो रेडनेस आ जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय? देखिए, ठंडे पानी से आँख धुलना अच्छा तो माना जाता है मगर वो 1 या 2 बार ही सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा करना एक नेचुरल जो हमारे टीयर्स होते हैं उसको सरफेस को ऑल्टर करने लगता है, तो वो बहुत बार करना, वो भी सर्दियों में करने में तो और डिफ़िकल्टी होती है। उसकी जगह टीयर सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं, उनको आप ड्रॉप्स को डालिए जिससे वो सूथिंग सेंसेशन है। और अगर कहीं कोई रेडनेस है तो अब फिर अपने आप ट्रीटमेंट ना करिए, आप कुशल नेत्र चिकित्सक को दिखाइए। वो आपको देखेंगे कि रेडनेस का कारण क्या है, वो एलर्जी है या इन्फेक्शन है, और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। आपसे मैम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है आजकल सूखी आंखें होना, ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि रेटिना की जो नसें हैं वो सारी सूख जाती हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? आँखों का सूखापन जो होता है वो आंसू की कमी से होता है या आंसू जल्दी इवेपोरेट हो जाए तब हो जाता है। उसका ना रेटिना से कोई संबंध नहीं होता है। जब सर्दी में ठंडी हवा चलती है और पोल्यूशन बढ़ता है तो ड्राई आइज के सिम्टम्स भी बढ़ते हैं। और आज की तारीख में जब बच्चों में भी ऑनलाइन एक्सपोजर हो गया है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैंगे और बहुत कुछ पढ़ाई के समय गूगल को यूज़ करते हैंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चों को मना करना कि आप ऑनलाइन ना पढ़ाई करें। उस ऐसे केस में आपको टीयर सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करने चाहिए और एक 20-20-20 रूल है, उसको फॉलो करना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल रूल है जो ये कहता है कि हर 20 मिनट ऑनलाइन के बाद आप 20 सेकंड के लिए ब्लिंक करें, जल्दी जल्दी पलके झपके, और 20 फीट दूरी पे आप 20 सेकंड के लिए देखें। अगर आप ये 20-20-20 रूल फॉलो करते हैं तब आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा सोनिया जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि देखा जाए बच्चों के जैसे ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ कर लेते हैं या ज़्यादा देर लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करने की वजह से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो ब्रेक दें, वो जो मैंने अभी आपको रूल बताया उस रूल को फॉलो करें। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों की रेगुलर जांच करवाएं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं आइडिया होता है कि हम कब बच्चे को ले जाएं, पहली बार कब दिखाएं, कितने अंतराल पे दिखाएं। जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन होने वाला होता है, जब बच्चा 5 साल का होता है और 6 साल की उम्र के बाद हर साल जैसे बड़े अपना एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसी तरह बच्चों का दवा डाल के पूरी आँख का चेकअप होना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियां हम जल्दी भी पकड़ते आएंगे और उनका ट्रीटमेंट भी सिंपल होता है। तो अगर आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है तो वो एक शारीरिक कमी के कारण भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी हो सकता है, कमजोरी के कारण भी हो सकता है, साथ ही साथ चश्मे का नंबर भी हो सकता है जो डेवलप हो गया और बच्चे को पता नहीं चल रहा हो। अगर आंखों की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा बच्चों में जिस तरीके से चश्मे के रेट बढ़ रहे हैं, नंबरिंग बढ़ रही है, वो भी कहीं ना कहीं असर दिखा रहा है? आपके हिसाब से क्या? बिल्कुल, अगर आप बार बार आंखें रब करते हैं तो बच्चों की आंखें बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो बार बार रब करने के कारण सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ जाता है या आ जाता है, चश्मे का कंपोनेंट सिलेंड्रिकल पार्ट बढ़ जाता है। इवन एक्वायर्ड केराटोकोनस भी हो सकता है जिसमें आँख के पुतली जो होती है वो आगे की तरफ निकलने लगती है। तो ये पोल्यूशन का एक लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे मोतियाबिंद को लेकर के। ये अक्सर देखा जाता था एक टाइम पर कि बच्चों की जगह बड़ों में ज़्यादा देखने को मिलता था, जिसकी 60+ एज हो जा रही है उनको मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती थी, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो ये बच्चों में भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं पिछले 15 साल से हम भी काम कर रहे हैं और अब हम बच्चों में मोतियाबिंद का जो इंसिडेंस है वो डेफिनेटली बढ़ गया है। अब काफ़ी सारे केस आ रहे हैं। एक तो अवेयरनेस लोगों में बढ़ी हुई है तो वो आते हैं। कैसे डिटेक्ट करें कि मोतियाबिंद बच्चे में है या नहीं? अगर आपको कभी भी टॉर्च की लाइट डालने पे सफ़ेद रिफ्लेक्स दिखे, आंखों से एक सफ़ेद पार्ट दिखे, तो आप ज़रूर एक दवा डाल के मोतियाबिंद की जांच करवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जेनेटिक भी होता हैगा, बहुत सारे पैदाइशी किसी किसी घर में होता है, तो वो आप उसके लिए भी अगर एक घर में एक बच्चे को निकलता है तो आप बाकी बच्चों की भी जांच करवाएं। जैसे बड़ों में लेंस डलते हैं उसी तरह बच्चों के लिए भी लेंस आते हैं, तो आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन जितना सक्सेसफुल बड़ों में होता है उसी तरह बच्चों में भी एक सिंपल प्रोसीजर से होता है। बस ये एक फ़र्क होता है कि बच्चे में हमें एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है, तो एनेस्थीसिया देके वैसे ही फेको टेक्निक से ऑपरेशन होके लेंसेज डलते हैं। अच्छा सोनिया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बच्चों में जो है अक्सर आजकल देखा जाए मेकअप को लेकर के काफ़ी, ये थोड़ा सा अलग से हट करके प्रश्न है, मेकअप को लेकर के काफ़ी वो रहते हैं और इसको लेकर के वो लेंस का आइज़ को अच्छा दिखाने के लिए, ब्राइट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें कुछ लेंस ऐसे भी हैं जो मार्केट में मतलब कि कम रेट में भी मिलते हैं और अक्सर उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आँखों में बच्चों को किस तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि आँखें बहुत ही ज़्यादा नाजुक शरीर का एक अंग है? देखिए, वैसे तो कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो एक नेचुरल पार्ट ऑफ आई बनते हैं और वो बेटर होते हैं चश्मे से, और अगर आप सेफली यूज़ करें तो दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते। मगर उनके भी अपने यूसेज पैटर्न होते हैं, उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके। अब जब कलर्ड लेंसेज आने लगे और काफ़ी कम उम्र में भी बच्चे उनको लगाने लगे हैं, तो उसकी साफ़ सफाई और उसके रखरखाव पे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बार बच्चे ओवर टाइम लगा लेते हैं या भूल जाते हैं और सो जाते हैं, तो ऐसे में वो अल्सर भी कर सकता है, आँख में घाव बना सकता है, आँख में लाली, सूजन, पानी सब आ सकता हैगा। तो उसको इस्तेमाल के पहले और इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन से क्लीन करना चाहिए। हमेशा एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से ही लेंसेज लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आँख की फिटिंग देखेंगे और उस तरह से आपको लेंस प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपको कंफर्टेबल रहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही मेकअप का मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा एक अच्छे ब्रांड के मेकअप को यूज़ करिए, क्योंकि आई की स्किन बहुत पतली होती है तो वो अब्जॉर्ब करती है। कई बार कॉस्मेटिक लॉन्ग टर्म पे कैंसर कर सकते हैंगे, ग्रोथ कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैंगे, आँखों में दाने बन सकते हैं उनके कारण। तो कॉस्मेटिक का यूज़ सोच समझ के करिए। जितना ब्राइट कलर का होगा, जितना मेटालिक शेड का होगा, या जो आजकल चमक वाले चल रहे हैं वो उनका इस्तेमाल कम करें, रेगुलर ज़्यादा यूज़ करें। और एक बात ये भी है कि जब वापस आए तो तुरंत साबुन से और पानी से ही आँख को धुलें। वो सबसे बेस्ट वे होता है कॉस्मेटिक हटाने का, और उससे आपको कभी भी कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कॉस्मेटिक यूज़ भी कर सकते हैं।
सोनिया जी, जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं इसको लेकर के क्या कहेंगी? क्योंकि इसको भी आजकल देखा जाए हर कोई इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। कोई भी जैसे टीवी में हो गया, पिक्चर्स में हो गया, एक्टर्स हो गए, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, इसको लेकर के क्या बताएंगे? आर्टिफिशियल टीयर्स कई ग्रेड के आते हैंगे। एक तो सबसे सबसे सिंपल जो होता है वो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है, और सबसे जैसे गाढ़ा जो होता है वो सोडियम हाइल्यूरोनेट होता है। तो आपको कितनी ड्राई आइज़ है उसकी ग्रेडिंग करके उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा टाइप का आर्टिफिशियल टीयर यूज़ करना है और कितनी फ्रीक्वेंसी में डालना है, कितनी बार डालना है। कोशिश ये रहती है कि आर्टिफिशियल टीयर्स जब यूज़ करें तो वो प्रिजर्वेटिव फ्री हो या ट्रांजिएंट प्रिजर्वेटिव वाले हों, ताकि प्रिजर्वेटिव की अपनी टॉक्सिसिटी आँख में ना हो। तो इन दो बातों का ध्यान रखते हुए ही आप आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल करें, और जब ज़रूरत हो तभी करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत गलत धारणा है कि आँख में हमेशा कुछ डालने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब ज़रूरत हो केवल तभी आपको आँख में कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अच्छा, अक्सर देखने को मिलता है कि आइज़ में जब दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमारा सर बहुत भारी होने लगता है, सर में सबसे ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो असल में क्या होता है कि लोग सर दर्द को सोचते हुए सर की दवा को निरोधक जो है वो मेडिसिन लेने लगते हैं कि सर दर्द हमारा कम हो जाए, और उसकी वजह से आइज़ का जो है वो और ज़्यादा होती जाती, ख़राब होने लगती है। तो ऐसे में क्या पता करें, कैसे पता चले कि जो हमारा सर दर्द हो रहा है वो दरअसल हमारे आइज़ पे ज़्यादा लोड डालने की वजह से हो रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो बहुत बार केस ऐसे भी देखे कि लोग 10 साल तक 12 साल तक माइग्रेन की दवा खा रहे हैं, वो माइग्रेन नहीं होता है, एक छोटा सा चश्मे का नंबर होता है जिसको वो नहीं लगा रहे होते, और 10-12 साल तक दवाइयों पे होते हैं वो। तो एक कभी भी हेडेक हो जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, बना हुआ है, तो आप एक बार आई का चेकअप करवाइए। आपके हल्के चश्मे के नंबर के कारण भी हो सकता है। और आज के टाइम में जब मोबाइल का यूज़ इतना बढ़ गया है, वो छोटे नंबर जो पहले आप कभी नहीं लगाते थे तो काम चल जाता था, वो आज इम्पॉर्टेंट हो गया और उनको लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। तो अगर छोटा भी नंबर है तो आप चश्मे का इस्तेमाल करिए। सर दर्द के कारण जैसे हमें सबलबाई होती है उसमें भी दर्द होता है, जो एंगल क्लोजर वाला ग्लॉकोमा होता है उसमें भी दर्द होता है। तो उसमें भी बहुत आवश्यक है कि आप आँख का प्रेशर का चेक करवाएं, नस की चेक करवाएं कि कहीं कोई सबलबाई तो नहीं बन रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हेडेक को हेडेक की तरह ट्रीट करते रहें और आप ग्लॉकोमा को मिस कर दें। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे सोनिया जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डिप्रेशन, हाइपरटेंशन भी आंखों पे प्रभाव डालते हैं, तो उसको लेकर के क्या बताना चाहेंगी? आखिर इसका कैसे पता चले? क्योंकि जब इलाज कराने जाते हैं हम सिर का और पता चलता है कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारी आइज़ पे प्रभाव पड़ रहा है, और जो कि बच्चे आज के टाइम पे देखा जाए ऑनलाइन स्टडी होने की वजह से काफ़ी प्रेशराइज भी हो रहे हैं और प्रॉपर उनका फोकस उस पर रहता है, तो इसको लेके बताएं आप कुछ। देखिए, ब्लड प्रेशर का डेफिनेटली पर्दे पे असर होता हैगा, और वो लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि कई बार पतली खून की नलियां फट जाती है तो उसके कारण आँखों में खून के धब्बे बन जाते हैं, सूजन आ जाती है, एक्सिडुएट्स बन जाते हैं, जिसके कारण विजन कम हो जाता है। और अगर आप इसमें एक ओसीटी एंजियोग्राफी की जाती है, जो हमारे सेंटर श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर में बिराना रोड में भी अवेलेबल है, तो उससे हम देखते हैं कि कितनी एक्सटेंड में सूजन आ रही है या कितना आपका ब्लड लीक हो गया है, और उसके हिसाब से आपको ड्रॉप्स या इंजेक्शन, या काफ़ी ब्लड है, विट्रस हैमरेज है तो सर्जरी, ये तीनों ऑप्शन आपके डिसाइड होते हैं और ट्रीट किया जाता है। बट बेसिक की रोल है, अगर इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाएं, उसको कंट्रोल करें। इस समय जब खासकर सर्दियों की शुरुआत हो रही है तो आप उसको क्लोजली मॉनिटर करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों में प्रभाव डालती है, जैसा कि आपने ब्लड प्रेशर बताया, उसमें से एक मैं शुगर को भी देखती हूँ। तो क्या शुगर से भी आंखों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? आंखों में अंधेरापन आना, चक्कर आना, ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं उसको लेकर के बताइए कुछ। देखिए, हमारा देश जो है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाया जाता है, और कानपुर में तो आप सभी जानते हैं कि मीठा कितना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बहुत हाई शुगर बहुत लगभग सभी को आफ्टर 50 इयर्स होने लगती है। तो इसमें पर्दे का पे डेफिनेटली बहुत असर पड़ता है। पर्दे में सूजन आना, लाली आना, पर्दे में मेम्ब्रेन बन जाना, एक्सिडुएट्स बनना, ये सभी कुछ हो सकता है। और आप जब आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो तब आप जैसे अपनी शुगर को मॉनिटर करवाते हैं उसी तरह आप अपने पर्दे की भी पहली बार जांच करवाइए, एक ओसीटी करवाइए, जिससे पता चले कि पर्दे में कहीं कोई छोटा मोटा भी चेंज होगा तो सिंपल ड्रॉप से कंट्रोल हो जाएगा उस वक्त।
और फिर आप उसको मॉनिटर करिए हर 2 साल में। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वेरी इजीली हम ट्रीट कर सकते हैं। और आज के टाइम में वो पुराना कंसेप्ट खत्म हो गया है कि पर्दे में एक बार बीमारी हो गई तो वो लाइलाज हो गई, या पर्दे से जो रोशनी जाती है वो वापस नहीं आ जाती है। अब हम जब पर्दे का इलाज करते हैंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और विजन वापस आती हैगी। तो डायबिटीज़ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉनिटरिंग करें। जैसे आप शुगर अपनी मॉनिटर करते हैं उसी तरह आप आपके पर्दे को मॉनिटर करें तो ज़िंदगी भर कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल, पहले के मुताबिक और अब देखा जाए काफ़ी सारी तकनीकी आ गई हैं और साइंस ने बहुत आगे तरक्की कर ली है और यही वजह है कि आज हर एक बीमारी का इलाज हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर भारतीयों में देखा जाए तो अक्सर भारतीय जो है आधी बीमारी का इलाज घर पर ही करना ज़्यादा बेटर समझते हैं, और ख़ास करके आँखों का भी है तो वो घर पर सोचते हैं हाँ मैं ऐसे ठीक कर लूँगा, आई ड्रॉप ले आऊँगा और उसको ठीक कर लूँगा, डाल लूँगा, ठीक हो जाएगा। तो ये कहाँ तक नुकसान पहुँचाता है आँखों में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने पुट करना चाहता है, और ये मैं खुद भी अपनी तरफ से कहना चाहती थी। कुछ भी परेशानी हो ऐसा ना करें कि आप घर में जो पुरानी दवाइयाँ रखी हैं, पता चला दादा की दवाई बच्चे पोते ने डाल दी, वो मत करिए, वो बहुत नुकसान करता है। आप कुछ नहीं करेंगे वो स्टिल इट इज़ ओके, बट पता नहीं आप किस चीज़ की दवा किस चीज़ में डालें, आपका अल्सर या घाव हो वो बढ़ जाए, या आपका आँख में प्रेशर है वो बढ़ जाए। तो इस तरह से म्यूचुअल नहीं होता। जिसकी आँख की दवा होती है उसी को केवल इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिकल स्टोर से ड्रॉप्स मत लें। मेडिकल स्टोर से आप जब डायरेक्ट ड्रॉप लेते हैं तो एक केवल एक टीयर सब्सटीट्यूट होता है जिसको आप ले सकते हैं। बाकी और कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप, स्टेरॉइड ड्रॉप खासकर में बिल्कुल भी डायरेक्टली परचेस ना करें। उसमें आप अपनी आँखों को फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर सकते हैं। आप आई को दिखाइए, रूटीन एग्जामिनेशन से और सिंपल कंप्लीट एग्जामिनेशन से वी कैन ईजिली ट्रीट थिंग्स। तो स्टेरॉइड ड्रॉप्स का से मोतियाबिंद तक बन जाता है, और ऐसे अनमूलन सभी लोग आते हैं जो कोई आयुर्वेदिक दवाई यूज़ कर रहे हैं लंबे समय तक या स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, और यंग उम्र में उनको मोतियाबिंद हो गया क्योंकि वो ड्रॉप यूज़ कर रहे थे। आपसे भी जानना चाहेंगे, चूँकि हम लोग आज बच्चों के आंखों के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से कोरोना काल के बाद पूरा जो स्टूडेंट्स की स्टडी है, एजुकेशन है, वो प्रॉपर मोबाइल पर आकर के थप गई है। मोबाइल से लोग पढ़ाई करना ज़्यादा बेनिफिट समझ रहे हैं क्योंकि अब कोरोना काल रहा और उसके बाद से अब ये प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है। ऐसे में बच्चों को कितना मोबाइल से अटैच रहना चाहिए ताकि उनकी आँखों पर भी प्रभाव कम पड़े? डिजिटल आई स्ट्रेन तो एक बड़ी बीमारी की तरह है, इसको मैं बीमारी ही कहूँगी क्योंकि ये लगातार बढ़ती भी जा रही है और शायद लोग रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आँखों पे या अपनी नेक की मसल्स पे क्या नुकसान कर रहे हैंगे। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो एडवाइसेबल ये होता है कि हर 20 मिनट्स बाद आप ब्रेक लें और पौन घंटे से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अगर फिर भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो कोशिश करें कि बच्चा मोबाइल की जगह लैपटॉप का यूज़ करे, बड़ी स्क्रीन पे देखे, स्क्रीन की दूरी अनुमान हो, और अगर बच्चे का चश्मे का नंबर नहीं भी है तो वो एक ब्लू फिल्टर ग्लास लगाएं। ब्लू फिल्टर ग्लास यूज़ करने से जो ब्लू लाइट आती है जो हमारे पर्दे को हार्म करती है, जो मोबाइल से निकलती है, उसका इफेक्ट पर्दे पे नहीं होगा, तो काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। एंटी ग्लेयर स्क्रीन यूज़ करें, फॉन्ट साइज एडिक्वेट रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन सब का अगर हम लोग ध्यान रखें तो डिजिटल आई स्ट्रेन कम होगा। प्लस बहुत ध्यान दें कि आपकी आई स्क्रीन की क्या पोजीशन है। अगर स्क्रीन की पोजीशन सही नहीं है तो बच्चों को पूरा नेक पे और हेडेक की होने की चांसेस है। अच्छा सोनिया जी, जिस तरीके से अगर यूथ की बात करी जाए तो आज यूथ का आधे से ज़्यादा समय जो है 9 से 8 घंटे पूरे प्रॉपर वो अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं, पूरा फोकस उस पर कर रहे हैं। उसके बाद उनमें कई बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे आंखों में कालापन आना, वीकनेस होना, एकदम से धुंधलापन आ जाना, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो इसको लेकर के क्या बताएंगी, वो इससे इन सारी तमाम चीज़ों से कैसे बचें और अपनी आँखों को सुरक्षित रख सकें? यूथ को कोशिश करनी चाहिए कि आउटडोर स्पोर्ट्स जरूर करें। 45 मिनट्स ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स, जब आप बाहर खेलें और सन भी हो, सूरज की रोशनी आंख में जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज की रोशनी जब आधे आंखों में जाती है तब पर्दा स्टिमुलेट होता है और हमारा विजन डेवलप होता है। और आज के टाइम में इंडोर स्पोर्ट्स का फैशन हो गया है, या लोग शाम के 7-8 बजे के बाद बैडमिंटन खेल रहे हैंगे, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। जब आप खेलें तब हल्की धूप की रोशनी भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़, फास्ट फूड का बहुत प्रचलन हो गया है, वो एक हमारी डेली फूड में आ गया है। पहले वो हमारे डेली मेन्यू में नहीं था, और वो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है और हमारी आंखों को भी नुकसान करता हैगा।
तो डेफिनेटली एक रूल बनाएं कि हम कितनी बार महीने में फास्ट फूड खाएंगे। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। कोई भी ब्राइट कलर का जो फ्रूट या वेजिटेबल होता है वो फ़ायदा करता हैगा। रेड, येलो, ग्रीन, इस कलर के जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उनका रेगुलर सेवन करें। फ्रूट आप खाएं तो फुल होलसम खाएं, जूस की जगह फ्रूट होलसम खाएं तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच जो फूड होता है जैसे फ़िश है, अंडा है, ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पर्दों के लिए अच्छा होता है, हमारे आंसू का प्रोडक्शन बढ़ाता हैगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच जो फूड होता है उसका सेवन जरूर करें। जी बिल्कुल, आपने जैसे रूटीन की बात करी कि लोगों को जूस से बेटर है कि फ्रूट्स लें। अगर रूटीन की बात करें तो आज के टाइम पे देखा जाता है कि बच्चे लेट नाइट तक का पढ़ाई करने के बाद में जो है 12-1 बजे सो करके उठ रहे हैं और सो 2-3 बजे के आसपास रहे हैं, तो ये आंखों में किस तरह के प्रभाव डालती है बच्चों की? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे 8 से 9 घंटे की नींद लें अपनी उम्र के हिसाब से, क्योंकि उसी से उस समय बॉडी की हीलिंग भी होती है, हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और रेस्ट भी मिलता हैगा। अगर नींद पूरी ना हो तो फिर ड्राइनेस होती है आई में, एलर्जी होती हैगी आई में, एक ये बात इम्पॉर्टेंट हैगी। दूसरी बात ये है कि एक भारीपन से बच्चे उठते हैंगे, आंखों में भारीपन भी होने लगता हैगा। तो नींद की तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हैगी एंड इट शुड बी अ कंप्लीट रेगुलर स्लीप। सोनिया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बच्चों में अक्सर आंखों में पीलापन भी देखा जाता है कि कई बच्चों में आंखें जो हैं उनकी सफ़ेद होने की वजह किनारे एरियाज़ जो हैं वो पूरी तरीके से पीले हो चुके होते हैं, तो ये किस तरीके की बीमारी को दावत देते हैं? बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि जब शुरुआती एज में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है, हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, बहुत लोग केवल दूध पे रहते हैं, बहुत लंबे समय तक दूध पे, माँ के दूध पे या एक्सटर्नल दूध पे रहते हैं, उसके कारण उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है और आंखों का जो सफ़ेद रंग होता है वो बदल के पीलापन की तरफ चला जाता है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह से है कि आपको विटामिन ए सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली लेना चाहिए, जो न्यूबॉर्न पे 6 मंथ्स पे और 2 इयर्स पे लिया जाता है, तो वो आप उस उम्र में ज़रूर लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चा ऐसे पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहता है तो लंबे समय में उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो चीज़ बड़े लोगों पे भी होती है, जो लोग इस तरह के वर्क में हैं जैसे कुरियर सर्विसेज हैं या ट्रैवलिंग वाले वर्क में, उनके भी वाइट से येलो में कन्वर्ट हो जाता है कंजक्टिवा। वैसे तो वो देखने में बुरा लगता हैगा और एलर्जी होती है तो डिफ़िकल्टी भी होती है, लेकिन वो नंबर को अफेक्ट नहीं करता हैगा। ये भी आपसे जानना चाहेंगे सोनिया जी कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो अक्सर बहुत लोगों की आंखों से अपने आप पानी गिरने लगता है और वो कंटिन्यू पूरे टाइम बहता रहता है, जिस वजह से उनके साइड में कट भी जाता है, जिनकी नाजुक वो एक तो वो पाल पूरा जो है पूरी तरीके से नाजुक ही होता है। तो ये लगातार पानी आंखों से गिरना ये किस तरफ इशारा करता है, किस बीमारी की ओर? ये ड्राइनेस का कारण होता है और ये एक बड़ा पैराडॉक्सिकल चीज़ है कि आँख में ड्राइनेस हो रही है और फिर भी वाटरिंग हो रही हैगी। तो ये इसके लिए तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और आँख को रब नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इस तरह से लंबा लंबा खींच खींच के बार बार रब करते हैं। आँख को कभी भी रब नहीं करिए। आप जितना रब करेंगे उतनी एलर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आपको बहुत इचिंग हो रही है तो आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं एंटी एलर्जिक, नहीं तो ड्रॉप्स डालेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। और एक कोशिश ये करें कि आप ठंडे पानी से 1 या 2 बार धुल लें या पैट करें, रब ना करें आँख को। जी, आखिरी सवाल और आपसे सोनिया जी करना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से इन तमाम जो सर्दियों में हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकें और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पे करें कि ताकि उनकी आंखें सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरी तरीके से हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है और सारे काम फ़ोन के हाथों में आ गए हैं, तो आँखों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर पर सेफली कर सकते हैं? इस चिल्ड्रंस डे पे मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं हमारे सेंटर श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर बिराना रोड में हम 1 हफ्ते के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग फ्री करते हैं। तो आप बेस्ट गिफ्ट जो चिल्ड्रंस डे पे बच्चों को दे सकते हैं वो ये है कि आप हमारे सेंटर पे आइए और हम बच्चों की आंखों की जांच करें, क्योंकि विजन है, जो गिफ्ट ऑफ साइट है, वही बेस्ट गिफ्ट एक आदमी दूसरे को दे सकता हैगा। और बच्चों की आंखों के लिए 3 चीज़ों की बहुत आवश्यक ज़रूरत है। बच्चे बाहर धूप में कम से कम 45 मिनट देखें, हरी सब्जियों और फल का सेवन रेगुलर करें और डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग सबसे कम करें। ये 3 बात आप गांठ में बांध लीजिए तो आपके बच्चों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी।
तो ये खास बात थी हमारी हेल्थ मंत्रा के इस स्पेशल शो में डॉक्टर सोनिया दवेले से, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से हम अपनी आंखों को सुरक्षित कर सकें। और चिल्ड्रंस डे पे जिस तरीके से उन्होंने एक ऑफर ही दिया है एक तरह से कि आप हरीश चंद्र सर्जिकल सेंटर में जाएं और अपनी आंखों को फ्री चेकअप करवाएं कि आखिर आपकी आंखें सुरक्षित हैं या नहीं। तो इसी के साथ नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।